हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कविता, सचिन, कुणाल, गौतम, रूपक, सोनम, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? एंड ऑडियो वीडियो सब चीज ठीक है ना? एक बार आप अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल देते हो कि यस मैम सब ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉडल वर्ब स्टार्ट करेंगे, मतलब मॉडल वर्ब्स कंटिन्यू करेंगे। चलो एक बार बता दो मुझे। गुड मॉर्निंग परवीन, अरविंद, विवेक, अर्पिता, जूही, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल गुड ना? कल हमने पढ़ा था कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब, ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब्स हमेशा सहायक क्रिया होता है और मॉडल वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं ना, तो ऑक्सिलरी के बाद जब भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आएगा और वो भी V1 फॉर्म। मॉडल वर्ब के बाद तुरंत एडजेक्टिव नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नाउन नहीं आएगा। बाद में आ सकता है बट तुरंत बाद नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही विल बी ऑनेस्ट, तो आप मुझे बोलोगे मैम ऑनेस्ट तो उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और आपने बोला है कि मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। आता है, तुरंत बाद नहीं आएगा। मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब लग के एडजेक्टिव आ सकता है। फिर मैंने लिखा ही विल बी माई स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट रहेगा। तो मॉडल वर्ब के बाद यहाँ नाउन आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहा है ना, एक मेन वर्ब लग के आ रहा है। ठीक है, एक मेन वर्ब लग के उसके बाद नाउन एडजेक्टिव सब आ सकता है। चलो मैं अभी इन्फिनिटिव चैप्टर तो आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी नहीं, इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल हम मॉडल्स खत्म करने के बाद 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ाऊंगी, जिसको हम एडवांस वर्ब बोलते हैं। इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगी, जीरेंड पढ़ाऊंगी और पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी। वैसे मैंने थोड़ा बहुत पार्टिसिपल क्या होता है वो बताया है, पार्टिसिपल से एग्जाम्स में कैसे एरर्स आते हैं वो सब नहीं बताया, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इन्फिनिटिव के बारे में बताना है। ठीक है, वैसे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगी, बट थोड़ा सा इन्फिनिटिव के बारे में आप नॉलेज रखिए। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? 2+V1, 2 के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आए उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव होता तो नाउन है, वर्ब है, बट काम करता है वाक्य में नाउन का। ओके, काम करता है नाउन का, थोड़ा सा समझ लो। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं ना, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं आता है, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, ऐसा वाला एग्जाम में एरर आता है। और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद इन्फिनिटिव भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? 2+V1 को। और इन्फिनिटिव भी वाक्य में नाउन का काम करता है। ओके, इन्फिनिटिव भी वाक्य में एक तरह से नाउन ही है, उसको मैं इन्फिनिटिव चैप्टर में पढ़ाऊंगी। बट अभी बस इतना याद रखो कि मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, मॉडल वर्ब के बाद नाउन नहीं आएगा और इन्फिनिटिव भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्फिनिटिव भी नाउन ही होता है, तुरंत बाद नहीं आएगा। देखो जैसे मैंने लिखा, और हाँ, टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस इज या आर डिफिकल्ट। पहले तो मेरे को बताओ कि इज लगाऊं या आर लगाऊं। बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीखना डिफिकल्ट होता है, बताओ कि इज लगेगा या आर लगेगा। आंसर का वेट कर रही हूं मैं। क्योंकि लगेगा ना, आपको लगेगा कल का क्वेश्चन रह गया है, वही मुझे याद है कि कल वाला क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी ना उसी पे बेस्ड है ये। तो देखो, अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लैंग्वेजेस है, तो चलो आर लगा देते हैं। आर नहीं होगा, इज होगा। लैंग्वेजेस डिफिकल्ट नहीं है, भाषा डिफिकल्ट नहीं है, भाषा को सीखना डिफिकल्ट है। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? टू लर्न। टू लर्न मतलब भाषाओं को सीखना डिफिकल्ट है,
भाषा डिफिकल्ट नहीं है, भाषाओं को सीखना डिफिकल्ट है। तो ये टू लर्न, अब बोलोगे कि मैम आपने टू लर्न को मेन सब्जेक्ट कैसे मान लिया है? क्योंकि किसी भी वाक्य को मेन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना होगा ना, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होना होगा। तो ये जो टू लर्न है, 2+V1, 2+V1 क्या होता है? 2+V1 क्या है? इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव भी वाक्य में नाउन का काम कर सकता है। तो ये जो इन्फिनिटिव है ये नाउन, मतलब नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको सब्जेक्ट माना, और सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। ठीक है, तो मैं इन्फिनिटिव डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, बस याद रखो अभी कि इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? 2+ वर्ब के V1 फॉर्म को। ठीक है, अगर अगर मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, तो आप बोलोगे कि मैम टू स्कूल इन्फिनिटिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव होने के लिए टू के बाद वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए। बट यहाँ तो स्कूल नाउन है, और टू के बाद अगर नाउन आ गया तो वहां का टू प्रेपोजिशन है। इन्फिनिटिव होने के लिए टू के साथ V1 आना बहुत जरूरी है, और ये 2+V1 इन्फिनिटिव है, नाउन का काम करता है। और मॉडल वर्ब के बाद इन्फिनिटिव भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, और मॉडल वर्ब के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। मॉडल वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, यही वाला चीज मैं आपको, ये वाला चीज मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन करवाना था आपको। ये वाला तो कर लिया था ना हमने कल, ओके, ये वाला तो हमने कर लिया था। आई एम मॉडल वर्ब के साथ V1 फॉर्म आता है, तो सी होगा। ठीक है। तीसरा, वाई शुड वी, शुड मॉडल वर्ब है, यहां भी मॉडल वर्ब के साथ V1 आए। अब देखो, अब बोलोगे कि मैम ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ये तो नहीं आएगा, वाई शुड बी, और ये V2 है, ये भी नहीं आएगा, V1 चाहिए। अब बोलोगे कि मैम ये देखो, ये 2+V1 है, 2+V1 क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, और ये तो बॉदर है। ये वाला चीज को समझाने के लिए ना मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ा कि मैम टू बॉदर नहीं होगा, सिंपली बॉदर होगा। शुड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आए, ठीक है, क्योंकि शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब का V1 फॉर्म। तो आप बोलोगे मैम टू बॉदर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 2+V1 इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव नाउन होता है, और मॉडल वर्ब के बाद नाउन नहीं चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब चाहिए, V1 फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस विल बी इन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट। अगेन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ बीन तो बी का थर्ड फॉर्म है, और मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता नहीं है, मॉडल वर्ब के साथ V1 फॉर्म आता है, बी आएगा। तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। अब देखो यहाँ पे लगा है अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के पहले अ लगेगा या एन लगेगा? यहाँ पे थोड़ा वो भी ध्यान रखना है, सेलिब्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एन तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे कहाँ चला गया? एन हट गया, यहाँ भी एन लगा है, हट गया, तो आंसर इज विल बी। मॉडल वर्ब और सेलिब्रेशन के पहले ए। थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, ये सब पूरा कॉपी नहीं करना है, बस ये वाला क्वेश्चन को कॉपी करिए और इसको काटिए और ऐसे लिख लीजिए, विल बी। पूरा कॉपी करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट,
ठीक है, अभी मैंने बस जो पढ़ाया था कि मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है वही है। अब चलो, अब फाइनली अभी मैंने अभी तक मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्चुअल करवाया है, ठीक है, कि मॉडल वर्ब के साथ कौन कौन सा कैसे कैसे वर्ब लेगा। अब फाइनली हम अलग अलग मॉडल्स करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना है, एक चीज आपको और बताना है कि मॉडल्स के बारे में अभी तक तो ये बताया मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स जो होते हैं दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। कल मैंने आपको ये बताया था मॉडल्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और मॉडल्स हमेशा क्या लेता है, वर्ब का V1 फॉर्म लेता है, दे टेक V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आप मुझे बोलोगे कि आखिर मैम अभी तक तो आपने इसका डेफिनेशन नहीं बताया, मॉडल्स का काम क्या होता है ये बताया। ठीक है, मॉडल का कोई पूछे कि मॉडल क्या होता है, तो मॉडल का काम होता है दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब। ये वाक्य में वर्ब के मूड को बताता है। यहाँ मूड का मतलब वो मत समझना, मूड का मतलब गुड मूड और बैड मूड वाला नहीं है। क्या है बता रही हूँ, दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब। ये वाक्य में वर्ब के मूड को बताता है इन अ सेंटेंस। मूड का मतलब क्या होता है बता रहे, थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ, उसके बाद तो डिटेल में करेंगे। मैंने लिखा आई शैल डू द वर्क, और फिर लिखा आई विल डू द वर्क, फिर लिखा आई मे डू द वर्क। ठीक है, फिर लिखा यहाँ पे आई कैन डू द वर्क, फिर आई शुड डू द वर्क। बस थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ, फिर अलग अलग करेंगे। देखो मैंने सब सेंटेंस लिखा, 5 सेंटेंस लिखा, और पांचों सेंटेंस करेक्ट है। ओके, पांचों सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल वर्ब के साथ V1, यहाँ भी देखो मॉडल वर्ब के साथ V1, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है, सब जगह V1, सब सेंटेंस करेक्ट है। बट द ओनली डिफरेंस इज इन द मूड ऑफ द सेंटेंस। जो हर सेंटेंस में मॉडल अलग अलग है, अलग अलग मॉडल है ना, अलग अलग मूड बताता है। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो उसमें से कुछ बच्चे बोलेंगे यस मैम वी शैल वर्क, हम कड़ी मेहनत करेंगे। कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है, आपने बोला हम करेंगे, कैजुअली बोल रहे हो, बहुत सीरियस नहीं हो, ठीक है, हम मेहनत करेंगे। बट अगर आप विल लगा देते हो ना, आई विल डू द वर्क, मतलब मैं अवश्य ही मेहनत करूंगा, तो विल आ जाता है, तो बाद में डिटर्मिनेशन आ जाता है, दृढ़ निश्चय आ जाता है। यहाँ पे तो नॉर्मल सेंस में बोल रहे हो, ठीक है मैं मेहनत करूंगा, बट ये यहाँ मैं अवश्य मेहनत करूंगा। और मैं क्या बताता है, आई मे डू द वर्क, मैं काम को कर भी सकता हूँ, मैं नहीं भी कर सकता हूँ, तो मैं पॉसिबिलिटी बताता है। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, मैं और भी बहुत सारा चीज बताता है। आई कैन डू द वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इस काम को करने में मैं सक्षम हूँ, तो कैन एबिलिटी बताता है। आई शुड डू द वर्क, मेरे को ये काम करना चाहिए, ये काम करना मेरी ड्यूटी है, तो शुड हम एडवाइस और कर्तव्य के सेंस में यूज करते हैं। तो देखो सब सेंटेंस करेक्ट है, बट सब सेंटेंस का मूड अलग है। यहाँ आप थोड़ा कैजुअल बोल रहे हो, और यहाँ पे दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप काम शायद ही कर पाओ, तो आप मे लगा देना। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी है, क्षमता है, कैन लगा देना। अगर आपको लगता है कि आपका कर्तव्य है इस काम को करना, तो शुड लगा देना। तो मॉडल वर्ब का काम होता है वाक्य में मूड को एक्सप्रेस करना। अब हम अलग अलग मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल में बाद में डिटर्मिनेशन आ गया दृढ़ निश्चय के साथ।
यहाँ तो सब करेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा बताऊं। अब हम अलग अलग मॉडल्स करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहला मॉडल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं शुड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो शुड है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला मॉडल होगा शुड। शुड क्या बताता है? शुड ड्यूटी के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले टेंस पढ़ लेते हैं। ये जो शुड है ना, एक चीज ध्यान रखना, जरा ध्यान से अब मेरी बात को सुनना, कहाँ कहाँ से कैसे एरर्स आते हैं। और ये सब का यूज आपको एक्टिव पैसिव नरेशन सब में हेल्प करने वाला है। ये जो शैल होता है ना और विल होता है, ठीक है। शैल और विल क्या बताता है? शैल फ्यूचर बताता है और विल भी फ्यूचर बताता है, ठीक है। शैल भी फ्यूचर टेंस बताता है, विल भी फ्यूचर टेंस बताता है। तो विल का पास्ट ऐसे लिख लो, विल का पास्ट, विल का पास्ट तो वुड होता है, वुड होता है। लेकिन ये जो शैल है ना, शैल का पास्ट, शैल का पास्ट शुड भी हो सकता है और शैल का पास्ट वुड भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ रखा है कि मैम वुड तो विल का पास्ट होता है ना, ठीक है। और लेकिन शैल का पास्ट तो शुड होना चाहिए, बट शैल का पास्ट शुड भी होता है और शैल का पास्ट वुड भी होता है। अब दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कब शैल का पास्ट शुड लगाएंगे और कब वुड लगाएंगे, ठीक है। इसको मैं डिटेल में करवाऊंगी। जैसे वुड जब पढ़ाऊंगी ना, तो अभी तो मैं बता रही हूँ कि वुड तो विल का पास्ट होता है, पास्ट टेंस होता है, बट कभी कभी वुड प्रेजेंट भी होता है, ठीक है। वो सब हम वुड वाले चैप्टर में करेंगे। अभी देखो, ये मत समझना कि शैल का पास्ट शुड होता है। शैल का पास्ट शुड भी होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, ओके। अब दिमाग में क्वेश्चन, विल का तो चलो, विल का पास्ट तो वुड होगा, ठीक है, विल का पास तो वुड होगा, बट शैल में कंफ्यूजन है। अब आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कब शैल का पास शुड लगाएं और कब वुड लगाएं। जब एडवाइस देने का सेंस आ रहा है, एडवाइस देने का सेंस आ रहा है तो शैल का पास शुड लगाना। जब एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है, नो एडवाइस सेंस, नो एडवाइस वाला सेंस जाए, तो वहां पे वुड लगाना। बता रही हूँ कैसे एग्जाम, मतलब नरेशन में भी इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे लिखा मैंने, ऐसा एक क्वेश्चन आया, ही सेड, यहाँ पे जगह बनेगा, ही सेड आई शैल डू द वर्क। उसने कहा कि मैं इस काम को करूंगा, ठीक है। नरेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे ये वाला रूल अप्लाई होगा, और इसका ऑप्शन में देंगे। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, ही सेड दैट ही शुड डू द वर्क, और फिर मैंने लिखा he said that he would do the work। पहले दोनों सेंटेंस को लिखो। नरेशन में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये वाला रूल लगाना है, जहां पे रॉन्ग कर देते हो। ठीक है, हाँ। तो आप क्या करोगे कि उसने कहा था कि मैं इस काम को करूंगा, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को चुनोगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है। ऊपर वाले ऑप्शन क्यों चुनोगे? आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि शैल का पास्ट, शैल का पास्ट तो शुड होता है, लेकिन अभी आपने सीखा कि शैल का पास्ट शुड भी हो सकता है, शैल का पास्ट वुड भी हो सकता है। आप ऊपर वाले ऑप्शन को चुनोगे, लेकिन आंसर नीचे वाला हो।
शैल का पास्ट वुड भी होता है। क्या यहाँ एडवाइस का सेंस जा रहा है? यहाँ एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है। उसने कहा था कि मैं इस काम को करूंगा, ठीक है, मुझे करना चाहिए नहीं, मैं इस काम को करूंगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं शैल को शुड में बदल रही हूँ, तो इसका मतलब बदल जा रहा है। क्वेश्चन में कहीं से एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है। आई शैल डू द वर्क मतलब मैं इस काम को करूंगा, तो एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है। और नीचे वाले में देखो, ही सेड दैट ही शुड डू द वर्क, ही शुड डू द वर्क मतलब उसे इस काम को करना चाहिए, बट चाहिए का सेंस नहीं जा रहा है ना, वो इस काम को करेगा। वुड लगाना, वुड, एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा। अगर ऐसा रहता है, ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी, उसने कहा कि हमें गरीबों की और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो उसने ये बात को कब कहा था? उसने ये बात को कहा था पास्ट में, और यहाँ शुड पास्ट है, ठीक है। उसने कहा था कि हमें गरीबों और की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ एडवाइस का सेंस जा रहा है ना, एडवाइस का सेंस जा रहा है, तो शुड लगाओ। जहां भी एडवाइस का सेंस जाएगा वहां पे शुड लगाना। ठीक है, अब इसको लिखिए, लिखिए। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता तब हम वहां पे कुछ नहीं बदलते। ही सेड वी शुड हेल्प द पुअर, उसने कहा कि हमें अपना, या वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ही सेड दैट वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ठीक है। ही की जगह अगर मैं आई भी लगा देती, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत ज्यादा एक्टिव पैसिव में नहीं ले जाना चाहती। आई सेड, मैंने बोला हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। तो क्या होगा? आई सेड दैट, ठीक है। और यहाँ पे क्या का सेंस जा रहा है? एडवाइस का सेंस जा रहा है ना, तो यहाँ शुड ही रखना है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, नहीं बदलना, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में चाहिए का सेंस है तो वो पहले से शुड लगा के देंगे, ठीक है, पहले से शुड लगा के देंगे। और आप शुड को शुड ही रखना, क्योंकि हम एडवाइस देने का सेंस है ना, हम एडवाइस चाहे पास्ट में दे रहे हैं चाहे एडवाइस प्रेजेंट में दे रहे हैं, एडवाइस होता है, ऐसा करना चाहिए, या पास्ट में बोल सकते हैं ऐसा करना चाहिए, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, तब कुछ नहीं बदलोगे, क्योंकि यहाँ एडवाइस का सेंस जा रहा है, तो यहाँ ऐसे ही छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ शैल का पास्ट वुड लगाना, ठीक है। उसने कहा कि मैं इस काम को करूंगा, तो उसने कहा था पास्ट में कि वो इस काम को करेगा, वुड लगाना। करने चाहिए का सेंस नहीं आया, करना क्वेश्चन में यहाँ करना चाहिए का सेंस है, तो अब भी चाहिए ही रख। इसको मैं डिटेल में पढ़ेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे ना, बस मुझे आपको यहाँ पे यही समझाना था ना कि शुड जो होता है, सॉरी, ये मत समझना कि शैल का पास्ट शुड होता है, कभी कभी शैल का पास्ट वुड भी बन जाता है। विल का पास्ट तो वुड होता ही है, ठीक है, विल का पास्ट कभी भी शुड नहीं होगा, विल का पास्ट तो वुड ही होगा, बट शैल का पास्ट शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। एडवाइस का सेंस जा रहा है शुड लगाना, और जब एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है वुड लगाना, ठीक है। आई शैल डू द वर्क में कहीं से एडवाइस नहीं जा रहा है, आई शैल डू द वर्क में कहीं से एडवाइस, मैं इस काम को करूंगा, करना चाहिए होता तो शुड लगाते। जहां भी जब जब क्वेश्चन में आई शैल डू द वर्क आएगा ना और पास्ट टेंस बनाना है, तो तब आप वुड लगा के बनाओ। अच्छा, एक चीज और, हम शुड के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये शुड है हम पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, और शुड को प्रेजेंट भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी शुड को हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिखती, ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, या मैंने लिखा वी शुड फॉलो, वी शुड
ओबे द रूल्स ऑफ द कंट्री, हमें कंट्री के नियम कानून को मानना चाहिए। अब बताओ, ये कहीं से पास्ट टेंस दिख रहा है? ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, शुड हमारा प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज होता है, शैल का शुड बना के। ही शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये प्रेजेंट है। ठीक है, हमें कंट्री के नियम कानून को मानना चाहिए, ये भी प्रेजेंट है। एडवाइस दिया जा रहा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, ही सेड दैट वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, ठीक है, उसने कहा कि हमें अपने बड़ों, उसने कहा था, कब कहा था? कब कहा था? पास्ट में, कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ का शुड पास्ट टेंस चला गया, यहाँ का शुड पास्ट टेंस में है, क्योंकि उसने कब कहा था? पास्ट में कहा था। बट यहाँ तो प्रेजेंट का सेंस जा रहा है। तो जब भी एडवाइस देने का सेंस आए ना, जब भी एडवाइस देने का सेंस आए, तो हम शुड को प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं, शुड को पास्ट में भी यूज कर लेते हैं। एडवाइस एडवाइस होता है, पास्ट के लिए भी लागू है, प्रेजेंट में भी वही एडवाइस। बस यहाँ उसने कब कहा था? उसने पास्ट में कहा था, और यहाँ वो जनरल एडवाइस प्रेजेंट में दे रहे। शुड पास्ट प्रेजेंट दोनों हो सकता है। अब मुझे एक और चीज बताना है आपको। अभी तो मैं टेंस से थोड़ा बहुत जोड़ रही हूँ, अब शुड क्या क्या बताता है वो भी करेंगे। ठीक है, हाँ। अब एक चीज मुझे और बताना है। ये भी नोट करिए, दोनों का सेंस देखिए, ये भी आपका मिलने वाला है। अभी तो जीडी का भी आंसर की आ गया है, ठीक है, 42 सेट्स थे, उसका आंसर की आ गया। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपको जो अभी तक पढ़ा दिया है ना, अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा उसको मैं क्लास में करवा दूं। मैंने लिखा ही शुड डू द वर्क, और कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हैज हैव नहीं लगता है, हैज और हैड नहीं लगता, हैव ही लगता है। और यहाँ पे ही शुड, ठीक है, अब मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, ठीक है, V1 आएगा। लेकिन अगर ऐसा आ गया ही शुड हैव, मैंने बोला है ना मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा, हैव, और हैव के बाद फिर V3, ही शुड हैव डन द वर्क। अब मेरे को बताओ कि दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है बताना। ही शुड डू द वर्क और ही शुड हैव डन द वर्क। कल इंडिया जीत गया था। बहुत अच्छी विक्ट्री थी। कल मैं 1 बजे वाला बैच पढ़ा रही थी ना, तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम इंडिया टॉस हार गया है, लग रहा है मैच भी हार जाएगा। तो मैंने उन्हें बोला था, अरे ऐसे नहीं बोलना है, बजरंगबली का दिन था कल, ऐसे नहीं बोलना है। पाकिस्तान में भी तो टॉस इंडिया हारा ही था, फिर जीत गया ना। मैंने बोला कि ऐसा नहीं बोलना है, हम लोग भगवान से यही प्रे करेंगे कि कल मैं जब 1 बजे के बैच में आऊंगी पढ़ाने के लिए, तो हम 1 बजे के बैच में समंदर मंथन बैच भी करेंगे और इंडिया के विक्ट्री को सेलिब्रेट भी करेंगे। अपने कंट्री के लिए ना, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव रहोगे, मजा आ गया। हार्दिक पांड्या ने छक्का छक्का चौका लगा के आगे बढ़ा, और विराट कोहली तो खैर है ही। रोहित शर्मा ने गड़बड़ किया, शुभमन गिल ने भी गड़बड़ ही किया। विराट एज यूजुअल, जब कंट्री को जरूरत होती है उन्होंने परफॉर्म किया और लास्ट में मैच इजी कर दिया। नो डाउट श्रेयस अय्यर ने भी बहुत अच्छा खेला लास्ट में। हाँ, हार्दिक पांड्या ने 6 लगा दिया, मजा आ गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया से मैच था ना, तो थोड़ा लग रहा था कि इनको हराना बहुत जरूरी है, हराना बहुत जरूरी था इनको। ऑस्ट्रेलियंस भर भर के रोते नहीं, हम इंडियंस इमोशनल होते हैं, इतना इंडिया ऑस्ट्रेलियंस भर भर के नहीं रोएगा। मजा आया। केएल राहुल ने भी ठीक खेला।
विराट कोहली टिका रहा ना तो सबका मनोबल हाई था। चलो हाँ, ही शुड डू द वर्क, ही शुड हैव डन द वर्क। अच्छा, एडम स्मिथ, स्टीव स्मिथ रो रहा था। अरे पाकिस्तानी दुखी हो गए होंगे, हाँ उन्होंने। अच्छा, ही शुड डू द वर्क और ही शुड हैव डन द वर्क। ये देखो हैव के बाद V3 आ गया ना, ये ध्यान रखो। अच्छा एक सेंटेंस बताती हूँ मैं, ही हैज डन द वर्क या दे हैव डन द वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये है दे हैड डन द वर्क। इसको मतलब टेंस में डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत होता क्या है ना, ये वर्ब और टेंस कहीं ना कहीं बीच बीच में एक दूसरे से जुड़ते रहता है, क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब से ही तो बनता है। तो थोड़ा सा मॉडल वर्ब में थोड़ा थोड़ा आपको टेंस का तड़का भी मिलेगा। वैसे टेंस अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हाँ, ही हैज डन द वर्क, दे हैव डन द वर्क, ही हैड डन द वर्क। देखो इसका हैज डन का मतलब क्या है, वो काम कर चुका है, वे काम कर चुके हैं, वे काम कर चुके थे। तो आप देख रहे हो दोनों जगह काम कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है। इसको हम लोग परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कोई भी वाक्य देखो, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज प्लस V3 भी परफेक्ट होता है, हैव के साथ V3 आ गया वो भी परफेक्ट है, और हैड के साथ V3 आ गया वो भी परफेक्ट है। बट ये डिफरेंस क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, टेंस में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में काम हो चुका है, और पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में काम हो चुका था। अभी मेरे को बस ये बताना है ना कि परफेक्ट का मतलब है कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, काम हो चुका है, ठीक है, बस यही बताना था आपको, बाकी सारा चीज मत देखना। दोनों में डिफरेंस देखो, ही शुड डू द वर्क, ही शुड डू द वर्क का मतलब है उसे काम करना चाहिए, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है और अभी काम हुआ नहीं है, ठीक है, अभी इनकम्प्लीट है, बस एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। कि मैंने बोला, जैसे मैं आपको बोलूंगी ना कि आपको मेहनत करना चाहिए, ओके, आपका एग्जाम्स है एंड यू शुड वर्क हार्ड, अभी आपने मेहनत किया नहीं, आपको करना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है। बट जब आपका रिजल्ट आया और आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तब मैं बोलूंगी, तब मैं ये बोलती हूँ ना, यू शुड हैव वर्क ना, आपको करना चाहिए था ना, बट उस समय तो आपने किया नहीं, उस समय तो आप दिन भर सोशल मीडिया में थे, उस समय तो किया नहीं। तो ही शुड हैव डन द वर्क का मतलब है ना, यहाँ तो अभी उसने काम किया नहीं, बट ही शुड हैव डन द वर्क, ये परफेक्ट है। यहाँ पे वो घटना हो चुका है बट इस व्यक्ति ने उसे किया नहीं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या आ जाएगा, ही शुड हैव डन द वर्क, उसको ये काम को करना चाहिए था बट उसने किया ही नहीं। ओके, इसका मतलब है कि समय बीत गया। ओके, वो मतलब वो समय बीत गया, उसको करना चाहिए था बट उसने वो काम किया नहीं, ठीक है। दोनों एक्टिव वॉइस है। पैसिव कहाँ से हो जाएगा, पैसिव होने के लिए हैव के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है, इस सेंटेंस का मतलब यही है कि आपको ये काम करना चाहिए था बट आप नहीं कर पाए, मतलब टाइम हो गया था बट आपने काम नहीं किया, समय बीत गया, समय बीत चुका था बट आपने काम नहीं किया। एक क्वेश्चन आया था ऐसा, इट इज वेरी कोल्ड हियर, इट्स वेरी कोल्ड हियर, you should bring your woolen clothes, but you didn't। अब बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग ही करके आए। कहाँ पे एरर है, ऊपर वाला है यू शुड डू योर वर्क, आपको ये काम करना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दे रही हूँ, अभी आपने वो काम किया नहीं है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको रोड देख के अच्छे से क्रॉस करना चाहिए, आपको जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, बट अभी आपने की नहीं है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन है और यहाँ पे कंप्लीट है। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी ना, बट आपने किया नहीं। आपको एग्जाम में भी मेहनत करनी चाहिए थी बट टाइम बीत गया और आपने किया नहीं, तो यहाँ पे घटना हो चुका है परफेक्ट में।
यहाँ शुड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, हैव के बाद, शुड के बाद तो यहाँ V1 लगा। चलो बताओ यहाँ पे क्या एरर है, थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो। ठीक है, अगर सेंटेंस यहाँ तक रहता ना तो यहाँ पे शुड करेक्ट होता। ठीक है, यहाँ पे बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत ठंड है, तुम्हें अपने गर्म कपड़े लाने चाहिए, बट तुम लाए नहीं। ठीक है, अगर सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक रहता तो शुड हो जाता, काम चल जाता। यहाँ पे बहुत ठंड है, आपको अपने गर्म कपड़े लाने चाहिए, मतलब लेके आना है, अभी वो गर्म कपड़े लाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो देखो, बट यू डिडेंट, यहाँ क्या सेंस जा रहा है, बहुत कोल्ड है, आपको अपने गर्म कपड़े लाने चाहिए थे, बट आप लाए नहीं, मतलब आप उस जगह पे पहुंच गए हो और अपने गर्म कपड़े ना लाने का काम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, काम हो चुका है ना, यू शुड हैव, ब्रिंग नहीं होगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, यू शुड हैव ब्रॉट, आपको लाने चाहिए थे बट आप लाए नहीं। तो ऐसा वाला एरर्स, जब उनको थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट बनाना होता है तो ऐसा वाला एरर्स भी दे देते हैं। अभी तो शुड का सिर्फ मैंने थोड़ा सा टेंस वाला, डिडेंट, बट ही डिडेंट, बट यू डिडेंट, बट अब लाए नहीं हो। यही वाला सेंटेंस एग्जाम में आया था, यू शुड ब्रिंग नहीं होगा, यू शुड हैव ब्रॉट। आप आ गए हो बिना गरम कपड़े के, आपने गरम कपड़े ना लाने का कार्य नहीं किया, मैंने गरम कपड़े लाने का काम नहीं किया है, नहीं लेके आए हो, यू शुड हैव ब्रॉट होगा, यू शुड। चलो ये भी हो गया, अभी तो मैंने टेंस वाला बता दिया, तो ये तो क्लियर हो गया टेंस वाला पार्ट कि शुड के बारे में। शैल का पास्ट शुड भी होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, और विल का पास्ट तो वुड होता है। ठीक है, और कब शैल का पास्ट शुड होगा, एडवाइस का सेंस है, और एडवाइस का सेंस नहीं है तो शैल का पास्ट शुड ना लगा के वुड लगाना। और शुड हैव में क्या डिफरेंस है, शुड के बाद तो तुरंत वर्ब का V1 आएगा, बट शुड के बाद अगर हैव आ गया तो अब शुड के बाद नहीं आएगा, अब हैव के बाद V3 आएगा। हैव के बाद V3 का मतलब है काम हो चुका है, और यहाँ पे अभी काम नहीं होगा। ये टेंस वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब आओ कि शुड बताता क्या क्या है, ये भी आपको बता दिया ना। आई शैल डू द वर्क में वुड आएगा, ठीक है, और वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एडवाइस का सेंस है तो आप एडवाइस ही रखो, लिखना नहीं, लिखवा दिया, ये सब लिखवा दिया है, नहीं लिखना है दोबारा। अब आ जाओ कि अच्छा ये शुड बताता क्या है। दुनिया के हर बच्चे को पता है कि मैम हम शुड का यूज कब करते हैं, शुड का यूज कब करते हैं जब ड्यूटी का सेंस है। ड्यूटी का मतलब है ऑफिस वाला नहीं, ये कर्तव्य वाला ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है ये करना। एडवाइस का सेंस है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब है कर्तव्य, और ऑब्लिगेशन मतलब जो आपको करना ही है, मतलब दैट इज योर ऑब्लिगेशन, इट्स मोर बाइंडिंग, आपका नैतिक कर्तव्य है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो हम शुड का यूज करते हैं ड्यूटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन के लिए। लेकिन हाँ लेकिन ये बच्चों को नहीं पता है, ये जो शुड है ना ये हम कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। शुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज होता है। हर बच्चे को पता है कि हम शुड एडवाइस देने के लिए करते हैं, बट एग्जाम में ये तो चलो आएगा ही, बट ये आएगा और आप रॉन्ग कर दोगे अगर आपको पहले से नहीं पता है। शुड का यूज हम कंडीशन का मतलब वो वाला कंडीशन नहीं, स्थिति वाला नहीं, पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये इसका यूज हम कंडीशनल सेंटेंस में भी करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाया है ना टेंस में, जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट, जैसे कंडीशन बताने के लिए हम इफ और अनलेस का भी तो यूज करते हैं। इफ और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, लेकिन ये इफ और अनलेस कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन होकर कंडीशन बताता है। बट शुड मॉडल वर्ब है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, शुड मॉडल वर्ब के रूप में भी कंडीशन बता सकता है।
आप लिखो, कंडीशन वाले पे हमें फोकस करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहले तो ये शुड क्या बताता है? शुड का यूज कब करते हैं? ड्यूटी के लिए, जब कर्तव्य, जब किसी को सलाह वगैरह दे रहे हैं, एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं। और एक शुड का यूज कब होता है? जब कंडीशनल सेंटेंस, जहां पे एक सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट। अब लिखा मैंने, अभी तक मैंने जितना एग्जाम्पल दिया, ही शुड हेल्प द पुअर, फिर मैंने लिखा वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या सेंस जा रहा है? यहाँ पे एडवाइस का सेंस जा रहा है ना, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, एडवाइस है। ठीक है, ही शुड वर्क हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एडवाइस का सेंस है। तो जहां भी एडवाइस का सेंस आए तो वहां पे शुड लगाओगे। ओके, लेकिन अब शुड कंडीशन कैसे बताता है? अब देखो, मैंने लिखा इफ ही कम्स, ठीक है, यहां से एरर आएगा, नोट डालो। एडवाइस वाला में तो शुड का यूज करते ही, और शुड कंडीशन बताने के लिए। इफ ही कम्स आई विल गो, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है ना, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा। तो यहाँ का इफ भी तो कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। और एक मैंने कंजंक्शन में ये भी पढ़ाया है, अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। और ये मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया भी है कि इफ वाले में दोनों पॉजिटिव होता है, अनलेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ भी ये कंडीशन बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक, मेरा जाना उसके आने पे निर्भर है। तो यहाँ पे इफ और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, बट इफ और अनलेस क्या है? ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के रूप में कंडीशन बताता है। तो आप फिर अब देखो कि शुड कैसे कंडीशन बताता है। अगर वाक्य ऐसा आ गया, देखो ये वाला पॉइंट को नोट करते हैं। अब देखो ये वाला में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, शुड ही कम, शुड ही कम आई विल गो। तो आपके दिमाग में आएगा, ये क्वेश्चन को आप रॉन्ग सोचोगे, आपको लगेगा कि अरे शुड, यहाँ तो अजीब सा लग रहा है, यहाँ शुड सुनकर अजीब सा लग रहा है, शुड सुनकर अजीब सा लग रहा है, क्योंकि शुड तो हम जनरली एडवाइस और सजेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ एडवाइस और सजेशन का सेंस थोड़ी जा रहा है। यहाँ तो कंडीशनल सेंटेंस है, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, मैं इसी शर्त पे, मैं इसी कंडीशन पे जाऊंगा ना जब वो आएगा। बट ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि शुड एडवाइस और सजेशन के अलावा शुड कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी शुड का यूज हो सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, शुड ही कम। और थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हो कि ही था तो मैंने कम्स लगाया, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाया, बट यहाँ कम्स क्यों नहीं लगाया? अब बोलोगे मैम यहाँ तो ही के साथ कम्स, यहाँ भी ही के साथ कम्स, यहाँ कम क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गया।
मॉडल वर्ब आ गया था और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। एक चीज ये भी देखा, और दूसरा चीज क्या देखना है कि अगर आप शुड को एडवाइस के सेंस में यूज करोगे ना तो इन्वर्जन मत करना, ठीक है। देखो ऐसा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर शुड को वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस में यूज करना है तो इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। तो दो चीज याद रखना है कि शुड को अगर आप कंडीशनल बना के यूज करना है वाक्य में तो इन्वर्जन करना होगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। बाकी अगर एडवाइस के सेंस में है तो इन्वर्जन मत करना। ये दो तीन चीज याद रखना। ऐसे नहीं लिख सकते हो, अगर मुझे कंडीशन बताना है ना तो ऐसा नहीं लिखो, ऐसा नहीं लिखूंगी ही शुड कम, ही शुड कम, अरे आई विल गो। ये सेंस अजीब सा जा रहा है ना। यहाँ पे मैंने इन्वर्जन नहीं किया है ना, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब डाला है। ही शुड कम, यहाँ तो मीनिंग ही अलग हो गया। ही शुड कम, उसको आना चाहिए और मैं जाऊंगा। ये तो सेंस अजीब सा लग रहा है। यहाँ तो कंडीशन का सेंस आ ही नहीं रहा है। जब भी कंडीशनल बनाना हो शुड को तो पहले शुड डालना, इन्वर्जन करना। शुड ही कम, शुड ही कम का मतलब है इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। तो ये चीज याद रखना। शुड के बारे में बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे पास डाउट सेशन में ना डाउट सेशन में ये वाला क्वेश्चन भर भर के आता है। बच्चे कहीं ना कहीं मॉक देते हुए रहते हैं, और मॉक देते हैं तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मॉक में तो प्रीवियस पेपर मिले जाता, तो डाउट में ये आता है। तो अब आपके पास डाउट में ये क्वेश्चन आए ना तो आप डाउट में भेजना मत, आप समझ जाओ कि शुड कंडीशन भी बताता है, कंडीशन बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देखो, जब हम एडवाइस के सेंस में यूज करेंगे ना, ही शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे शुड क्या बता रहा है, यहाँ पे शुड एडवाइस बता रहा है, एडवाइस दिया जा रहा। और जब एडवाइस का सेंस है तो वहां पे इन्वर्जन नहीं करना है। इन्वर्जन मतलब उल्टा नहीं करना है। यहाँ पे एडवाइस का सेंस आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगा। लेकिन अगर शुड को एज अ कंडीशन में यूज कर रहे हैं, शुड ही कम, आई विल टेक हिम टू द डॉक्टर, अगर वो आता है तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा या हॉस्पिटल ले जाऊंगा। जब आएगा तभी तो ले जाऊंगा ना, ओके। जब मैं उसे हॉस्पिटल इसी शर्त पे ले जाऊंगा ना जब वो आए और मुझसे मिले। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, और आपने बोला था कि नॉर्मल सेंटेंस में तो इन्वर्जन नहीं होता है, इन्वर्जन तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है। बट यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे शुड एडवाइस का सेंस है और यहाँ शुड कंडीशन बता रहा है। यहाँ क्या का सेंस जा रहा है, इफ ही कम्स आई विल टेक हिम, ये सेंस जा रहा है। अगर वो आता है तो यहाँ जो शुड है ना, इफ का सेंस दे रहा है, कंडीशन बता रहा है। और जब शुड कंडीशन बताएगा तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। उस केस में शुड को पहले यूज करना, और शुड के साथ V1 आएगा ही, ओके। शुड को कंडीशन बना के यूज कर रहे हो तो इन्वर्जन करना, पहले शुड को लगा देना फिर बाद में सब्जेक्ट को लगाना। बट अगर एडवाइस का सेंस आए तो पहले सब्जेक्ट लगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा चीज है समझने का। शुड ही कम का मतलब क्या है, अगर वो आता है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ना तो ही शुड कम में इसका मतलब बदल जाएगा। ही शुड कम का मतलब क्या हो जाएगा, उसको आना चाहिए। उसको आना का चाहिए का सेंस थोड़ी जा रहा है कंडीशनल में, अगर वो आता है। कम्स नहीं लगाना है, अभी तो यही चीज बताया। जो चीज आपके दिमाग में आने वाला है पहले बता देती हूँ, फिर सुनते नहीं हो आप लोग। शुड मॉडल वर्ब है, उसके साथ इफ है तो ही है तो कम्स लगाना। बट मॉडल वर्ब आ गया ना, मॉडल वर्ब के साथ कम्स थोड़ी आता है। कम्स तो V5 है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। आगे बढ़े तो ये चीज एकदम याद रखना, मॉडल वर्ब के साथ कम्स नहीं लगे, मॉडल वर्ब के साथ V1। आगे बढ़े, अभी तो शुड की बहुत कहानी है। ये सब ना आपको बुक में नहीं मिलने वाला है,
अभी तक मार्केट में मैं देखती हूँ ना, बहुत सारे बुक्स जो है पुराने घिसे पिटे रूल्स पे है, पुराने घिसे पिटे वही रूल्स चला आ रहा है, लेकिन लास्ट 3-4 साल का पेपर उठा के देखते हो तो वहां से कोई खास एरर्स नहीं आ रहा, कुछ कुछ नए नए पैटर्न के एरर्स मिलते हैं। तो 5 बुक मार्केट का लेके पढ़ोगे ना, तो आप लोग को यहाँ जो नोट्स मिल रहा है, यहाँ जो, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्शन लेके आता है उनका ये कहना होता है कि मैम हमने कोई बुक रेफर नहीं किया, सिर्फ आपका नोट्स ही किया, क्योंकि पता चलता है कि किसी बुक में ये वाला रूल है तो किसी बुक में ये नहीं है, तो उसमें ये है। और यहाँ पे जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ नए नए एग्जाम्स में आता है वो भी रूल में ऐड करवा देती हूँ, तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, इतना जरूरत से ज्यादा है, ये वाला जरूरत से ज्यादा है, इसके बाद आपको कुछ पढ़ना भी नहीं। ओके कभी भी कोई स्टूडेंट्स आप देखोगे, मैंने तो बुक खरीदा था मैम बट पढ़ा ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ नोट्स ही पढ़ा था, नोट्स ही पढ़ा, कुछ तो सिर्फ 60 रूल्स पढ़ के जा रहे हैं। 60 रूल्स से भी काम हो जाएगा, बट 60 रूल्स लास्ट मिनट में है, पहले तो एक बार डिटेल में पढ़ लेना। शुड ये हो गया, देखो यही वाला चीज बताया, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, तो यहाँ इफ भी तो कंडीशन बता रहा है, लेकिन इफ कंजंक्शन होता है ना, यहाँ शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब भी शुड, दूसरा मॉडल वर्ब कंडीशन नहीं बताता है, सिर्फ शुड बताता है, ठीक है। यहाँ कंडीशन और वी शुड ओबे द रूल्स, वो एडवाइस के सेंस, मत लिखना इसको, बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं बुक खरीदोगे भी ना तो एक बार टीचर से कोर्स कर लेने के बाद ही फिर बुक वाला लैंग्वेज समझ में आता है, क्यों खरीदोगे आज थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है शुड ही वर्क, और यहाँ पे ये देखो ये भी गलत है, ये वाला है वर्क्स हटा देना, ये चीज मुझे आपको समझाना था कि ही के साथ तो वर्क्स लगाओ, बट शुड मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब के साथ वर्क्स नहीं होगा वर्क होगा, वर्क। हाँ, तो बहुत ब्यूटीफुल एक और क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा कि मैम अभी तो आपने शुड के बारे में बताया, शुड एडवाइस भी देते हैं एडवाइस के सेंस में, और शुड कंडीशन बताने के लिए, कंडीशनल सेंटेंस में अगर ऐसा होता है ये हो। अब मुझे एक और बहुत खूबसूरत चीज आपको बताना है, ये लिखना है, शुड इज इक्वल टू ought to इज इक्वल टू हैड बेटर अब बोलोगे ये क्या लिख दिया मैम, इज इक्वल टू करके, देखो जो चीज शुड बताता है वही चीज ought to भी बताता है, वही चीज ought to भी बताता है, और वही चीज had better भी बताता है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड मुझे बहुत कुछ आपको बताना है, ठीक है। शुड इज इक्वल टू दोनों किस लिए यूज होता है, ये तीनों किस लिए यूज होता है, तीनों किस लिए यूज होता है, एडवाइस और सजेशन के लिए, एडवाइस और सजेशन के लिए, कर्तव्य किसी को एडवाइस दे रहे हो, लेकिन शुड एक और चीज बताता है, शुड एडवाइस और सजेशन बताने के अलावा शुड कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज होता है, बट ought to और had better ये कंडीशनल में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ एडवाइस बताने के लिए होता है, ठीक है। और कोई मॉडल के साथ टू नहीं आता है, दो ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू आता है, एक तो ought to आता है, और नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी एक यूज टू आता है, बाकी किसी मॉडल के साथ टू नहीं आता है, एक ought के साथ टू आता है और एक यूज्ड के साथ टू आता है, ठीक है। अब मैं सबके बारे में अलग अलग बता रही हूँ। क्लास नोट्स ना, मेरे नोट्स हमेशा बदलते रहते हैं, मेरे नोट्स हमेशा बदलते रहते हैं ना, तो मैं क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती, कुछ नया दिख गया उसको ऐड कर दिया, फिर हल्ला करेंगे मैम हमारे में तो ये था, हमारे में वो था। अब जब जैसे आप लोग इम्प्रूव करते हो तो टीचर भी तो इम्प्रूव करते हो, पिछला बैच में कुछ पढ़ाया उससे भी और बेटर इस बैच में हुआ, कुछ कुछ अच्छा अच्छा करते रहना है ना, अच्छा करने का मतलब है बच्चों का काम आसान करना। जैसे समंदर मंथन का बैच मैंने पहला ऐसा थोड़ी पढ़ाया था, इस बैच में मैंने सोचा कि नया क्या करना है, तो इस बैच में पहले मैंने ऐसा नहीं किया, बट इस बैच में नया क्या करना है कि कोई भी वर्ड पढ़ाओ
और उस वर्ड का टेस्ट ले लो। टेस्ट कहाँ से? प्रीवियस पेपर्स। देख रहे हो समुद्र मंथन का एक एक वर्ड का आपका टेस्ट होते जा रहा है। आप पढ़ रहे हो, उसके बाद उस वर्ड का टेस्ट, फिर एक वर्ड पढ़ रहे हो, फिर उसका टेस्ट, जो कि पहले बैचेस में नहीं था। तो ऐसे आप मुझसे थोड़ी झगड़ने के लिए आ जाओगे। हाँ, अब मैं सबके बारे में बताती हूँ। सब कंडीशन बताने के लिए यूज होता है और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने लिखा ही शुड वर्क हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ क्या दिया जा रहा है? एडवाइस दिया जा रहा है, उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और ही ought to work hard, he ought to work hard मतलब उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ भी एडवाइस दिया जा रहा है, यहाँ से ऐसे एरर नहीं आए, बस बताना है मुझे। दोनों एडवाइस दिया जा रहा है। ओके, ही शुड वर्क हार्ड और ही ought to work hard, दोनों में सजेशन दिया जा रहा है। दोनों मॉडल वर्ब है। शुड के साथ टू नहीं लगता है, ought to के साथ टू लगता है। ought to के साथ टू, ये ought वर्ड है ना, बगैर टू का होता ही नहीं। ये भी मॉडल है और मॉडल वर्ब के साथ V1, और ये भी मॉडल है, यहाँ पे V1 है, और दोनों सजेशन दे रहे हैं। आप बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एग्जाम के एरर में नहीं आएगा, आप बोलने में यूज कर सकते हो। जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के बोल रहे हो ना, वहां पे ought to लगा देना। ये स्पोकन में काम आएगा, रिटन में नहीं आएगा। रिटन इंग्लिश में क्या होता है कि जिसमें एरर है वो हलाता है ना एग्जाम में, गलती किसमें है वो निकालना है। बट यहाँ तो दोनों में से किसी में गलती नहीं है, दोनों में से किसी में गलती नहीं है, दोनों सही है। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आपको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। तो थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डालना चाहते हो तो ought to लगा दो, और ought के साथ टू लगाना, शुड के साथ टू नहीं लगाना। यहाँ से एग्जाम में एरर नहीं आएगा। एग्जाम में एरर बता रही, अरे ought to क्लोज फैमिली मेंबर को नहीं बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं। और अच्छा, क्या मैं आप बोलोगे मैम ये ought to है, ought to है, तो क्या अब मैं इस ये जो ought to work hard, मैं इस टू वर्क को इन्फिनिटिव मान सकती हूँ? क्योंकि आपने अभी बोलोगे मैम आपने तो अभी बोला है, क्योंकि ये भी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपने तो बोला है कि मॉडल वर्ब के बाद 2+V1 आ गया, और 2+V1 इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, और आपने तो कहा है कि मॉडल वर्ब के बाद नाउन नहीं आना चाहिए। मॉडल वर्ब के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तो आपने लगा दिया है। नहीं, बिकॉज ये जो टू है ना, ये वर्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसको आप वो नहीं मानना, इन्फिनिटिव नहीं मानना। ये ought to work hard में ये जो टू है, ये वर्क का हिस्सा नहीं है, ये ought का ही हिस्सा है। ओके, ought वर्ड वगैरह टू का होता ही नहीं। ये जो ought टू है, ये जो टू है, ये ought का ही हिस्सा है। ये ought टू इकट्ठे है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, और ये अपने साथ मेन वर्ब है। यहाँ का मेन वर्ब है V1 ले, V1। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मैम ने तो बोला है कि इन्फिनिटिव मॉडल वर्ब के साथ नहीं लगाना है, लगा दिया है। इन्फिनिटिव नहीं है, क्योंकि ये टू वर्क का हिस्सा नहीं है, ought का हिस्सा है। ये इकट्ठे मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। चलो, ought, हाँ, टू अलग से नहीं, ought to दोनों है। और यहाँ पे वर्क वर्ब है, मेन वर्ब। और शुड भी एडवाइस के लिए और ought to भी एडवाइस के लिए। ought to में थोड़ा सा एम्फोसिस ज्यादा दबाव डाल के बोलना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और देखा कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, बात नहीं मान रहे, तो मैं ought to में बता दूँ, ये ought to रिस्पेक्ट मतलब आपको करनी ही चाहिए। चलो, वहां से एरर नहीं आएगा, एरर यहाँ से आएगा। अब इस पे थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो। ये हैड बेटर, अकेला हैड नहीं है, हैड के साथ बेटर वर्ड लगा है। ये जो हैड बेटर, और मैंने लिखवाया था ना, शुड इज इक्वल टू ought to इज इक्वल टू हैड बेटर, तो तीनों मॉडल था। याद रखना कि ये जो हैड बेटर है ना, ये भी मॉडल वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब है। ठीक है, और मॉडल वर्ब है तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम हैड के साथ तो V3 होता है ना, अकेला हैड के साथ V3 होता है, अकेला हैड मॉडल वर्ब नहीं है। ठीक है,
अकेला हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल नहीं है। बट ये जो हैड बेटर है ना, ये मॉडल है। और आएगा दिमाग में क्वेश्चन कि मैम हैड के साथ तो V3 आएगा, तो हैड बेटर के साथ भी तो V3 आना चाहिए ना, क्योंकि हैड लगा है V3 आएगा। अकेला हैड के साथ V3, बट यहाँ पे हैड बेटर है। हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, इकट्ठे हैड और बेटर एक साथ आना चाहिए, और वो V3 नहीं लेगा, V1 लेगा, तो ये भी V1 लेगा। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हैड के बाद तो V3 आता है, आपने V1 क्यों लगाया? अकेला हैड के बाद V3 आता है, बट ये हैड बेटर है, और हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब V3 नहीं लेगा, मॉडल वर्ब V1 लेगा। और ये हैड बेटर मॉडल वर्ब है, और ये एडवाइस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एडवाइस के लिए यूज करते हैं। और तीसरा क्या चीज याद रखना है आपके दिमाग में, ये भी आएगा कि मैम हैड से तो सेंटेंस पास्ट बनता है ना, अकेला हैड से सेंटेंस पास्ट बनता है, बट हैड बेटर एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो V1 लेता है, एडवाइस का सेंस है, और हैड लगने के बावजूद भी ये पास्ट ना लेके प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। पहले ये तीनों चारों चीज लिखिए, उसके बाद एकदम बोर्ड पे ध्यान देना। अभी तक आपने ना बहुत इजी चैप्टर पढ़ा है, कंजंक्शन भी इजी था, सब्जेक्ट वर्ब भी इजी था। वर्ब पढ़ने के बाद जितने भी चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी वो सब इजी लगेगा। वर्ब में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जहाँ क्या इन मैटर खड़े होते हैं, वहां विराट खड़े होते हैं। एक ने मुझे सुबह एक मैसेज भेजा था, पहले पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ, अब टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो गया। पहले तो मैं नहीं समझी, हाँ, फिर मेरे को दिमाग में आया कि अगर इंडिया हार जाता तो ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होता, अगर इंडिया हार जाता तो। लेकिन इंडिया जीत गया है, अब पाकिस्तान में मैच नहीं होगा, दुबई में होगा। तो वही वाला सेंस था कि पहले तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ, और अब टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो। आज भी मैच है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आज कौन जीते, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? आज का सेमीफाइनल मुझे लग रहा है कि सब लोग प्रे कर रहे होंगे साउथ अफ्रीका जीते। वैसे इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी हराया है, साउथ अफ्रीका जीते, इंडिया काम आसान हो जाए। न्यूजीलैंड जीते, अरे इंडिया का काम आसान करना है, साउथ अफ्रीका जीत जाए, मतलब दोनों ही। आप इंडिया को देखना है कि उस दिन इंडिया कैसा खेल रहा है। चलो लिख लिया है ना, देखिए न्यूजीलैंड को भी हराया है इंडिया। तो हाँ, अब सेंटेंस देखना। आप बोलोगे कि मैम हैड तो पास्ट टेंस बताता है ना। सबसे पहले हैड बेटर मॉडल वर्ब होता है, मतलब ऑक्सिलरी होता है। अभी तो हैड बेटर छोड़ो, पहले तो हम अकेला हैड के बारे में बात करेंगे। दिमाग में कंफ्यूजन, अकेला हैड ये ऑक्सिलरी भी होता है, और अकेला हैड मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, अगर अकेला हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा ना, तो उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने लिखा आई हैड आई हैड अ पेन, और फिर लिखा आई हैड रिटन। हम बेटर की बात नहीं कर रहे, हैड को मॉडल होने के लिए उसके साथ बेटर वर्ड का लगना जरूरी है। हैड बेटर कंडीशन नहीं बताता है, हैड बेटर और ऑट टू सिर्फ एडवाइस के लिए, बट शुड एडवाइस के अलावा कंडीशन भी बताता है। रुको, आई हैड अ पेन, आई हैड रिटन। बताओ कि ऊपर वाला हैड क्या है?
नहीं, हैड बेटर को ना हम कंडीशन नहीं के रूप में यूज नहीं होना चाहिए। बताओ, ऊपर वाला पेन तो नाउन है ना? पेन नाउन है, यहाँ पे एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि ये मेन है, मेन वर्ब। और यहाँ हैड ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी है, और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेरे पास एक पेन था या मैं लिख चुका था, दोनों पास्ट ही जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ अकेला हैड पास्ट बताता है ना। आप बोलोगे कि मैम अकेला हैड पास्ट बताता है, बट यहाँ प्रेजेंट आपने क्यों लिखा? क्योंकि अकेला हैड पास्ट बताता है, बट हैड बेटर मॉडल वर्ब हम एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट, दोनों पास्ट टेंस है। पैसिव जो बोलेगा बड़ा पीटूंगी, जो पैसिव पैसिव बोलेगा ना उठा के क्लास से बाहर फेंकूंगी। इतना पढ़ाने के बाद हैड के बाद V3 लग गया तो पैसिव कहाँ से हुआ? हैड के बाद बीन लग के V3 होगा तब पैसिव होगा ना। मैं लिख चुका था, मैंने काम किया, तो पास्ट टेंस है और एक्टिव है, और ये भी एक्टिव है। आगे ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो अकेला हैड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, अकेला हैड मेन वर्ब भी हो सकता है। यहाँ मेन वर्ब है और यहाँ ऑक्सिलरी है, और अकेला हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बट हैड बेटर लग गया तो थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, वो मॉडल है। अकेला हैड ऑक्सिलरी है, V3 है, बट ये मॉडल है, मॉडल के साथ V3 नहीं है। ओके, रिटन मेन वर्ब है। ओके ओके, और अकेला हैड पास्ट बताता है, लेकिन हैड बेटर पास्ट नहीं बताएगा। अब चलो इसके बारे में बताती हूँ। अब हम हैड के बारे में तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि हैड के साथ V3 लगता है, लगता है हैड के साथ V3 लगाया भी है मैंने, राइट रोट रिटन। बट ये हैड बेटर मॉडल है ना, मॉडल के साथ V3 नहीं लगेगा, V1 लगेगा। अकेला हैड या हैड के बाद V3 पास्ट टेंस है, बट ये मॉडल है, एडवाइस देता है, और ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ओके, अब एग्जाम्पल दे रही। You had better go या gone to school on time. He had, फिर लिखा मैंने he had go gone or went to school on time. You had better to stop taking medicines which have side effects. You had better did does, यू नहीं लगा, ही लगा, ही के साथ डज भी कंफ्यूज हो सकता हो। ही हैड बेटर, डिड, डज, डू या डन द वर्क। पहले आप चारों सेंटेंस को लिखो, चारों सेंटेंस को लिखिए। लिख लीजिए, उसके बाद बोर्ड पे ध्यान देना।
ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपने रट रखा है कि हैड के साथ तो V3 होता है ना, तो आप यहाँ पे ये क्या है V1, ये क्या है V3 और ये है V2, कि मैम हैड के साथ तो V3 आता है ना, यहाँ भी देखिए हैड के साथ V3 आता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अकेला हैड है, हैड के साथ V3 आता है। लेकिन यहाँ हैड के साथ बेटर है, हैड बेटर, ये हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कभी भी V3 नहीं लेगा, मॉडल वर्ब V2 भी नहीं लेगा, मॉडल वर्ब V1 लेगा, V1, ठीक है, मॉडल वर्ब V1 लेगा। ही हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम, ये मॉडल वर्ब है तो V1 लेगा, और ये मॉडल वर्ब नहीं है, हैड ऑक्सिलरी है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दोनों का टेंस भी देख लो। ओके, दोनों का। अब बोलोगे कि मैम अकेला हैड तो पास्ट बताता है ना, पास्ट बताता है, देखो इस सेंटेंस का देखो, ही हैड गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल टाइम से जा चुका था, ही हैड गॉन का मतलब है वो जा चुका था, ठीक है, पास्ट में जा चुका था, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हैड के बाद V3 आ गया ना, तो वो परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट है, यहाँ पे काम हो चुका है, वो स्कूल जा चुका था। बट ये हैड बेटर में एडवाइस दिया जा रहा है, और ये प्रेजेंट टेंस है, और अभी काम हुआ नहीं है, यू हैड बेटर मतलब आपको स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, और अभी काम नहीं हुआ है, प्रेजेंट टेंस है। तो हैड बेटर जब भी आ गया ना, तो इसको पास्ट मत समझना, ये एक मॉडल वर्ब है, V1 लेगा, और हैड लगने के बावजूद ये प्रेजेंट बताएगा, अभी काम हुआ नहीं है, उसको एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है, और अकेला हैड में तो काम हो चुका। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे गड़बड़ी क्या है कि ये हैड बेटर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं, ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक मेन वर्ब चाहिए ना, ये तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब तो अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेता है ना, मेन वर्ब लेता है, तो यहाँ पे स्टॉप लगाना, स्टॉप, और स्टॉप्ड मत लगाना, क्योंकि दिमाग में आएगा कि मैम हैड के बाद तो V3 लगता है, यहाँ आपने हैड के बाद V3 लगाया, बट यहाँ अकेला हैड नहीं है ना, हैड बेटर है, मॉडल वर्ब V1, और यहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है, हैड बेटर में एडवाइस दिया जा रहा है, अच्छा हो कि आप उन दवाइयों को लेना बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स है, अभी उसने दवा लेना बंद किया नहीं, उसको एडवाइस दिया जा रहा है। उसी तरह यू हैड बेटर, काम को टाइम पे कर लो, तो हैड बेटर के साथ मॉडल वर्ब है, आपको लगेगा कि मैम ही तो सिंगुलर है, डज लगाना चाहिए ना, लेकिन मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब तो V1 लेता, ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, हैड बेटर हटा देती, अगर ऐसा रहता ही हैड स्टॉप्ड टेकिंग मेडिसिन्स विच हैव साइड इफेक्ट्स, उसने उन मेडिसिन को लेना बंद कर दिया था जिसके साइड इफेक्ट्स थे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अकेला हैड है ना, और अकेला हैड के साथ तो V3 आए, बट ये तो मॉडल वर्ब है, इसके साथ V1 आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा V1, और यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा, अच्छा हो कि आप उन दवाइयों को लेना बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स है, यहाँ पे अभी काम हुआ नहीं है, ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है, बट यहाँ पे तो उसने ऑलरेडी उन दवाइयों को लेना बंद कर दिया था जिसके साइड इफेक्ट्स है, तो ये पास्ट हो, पास्ट टेकिंग मैं बताऊंगी, ठीक है, ये ही हैड स्टॉप्ड टेकिंग वॉट, ये जीरेंड है, ठीक है, ये वाला यू हैड, ये वाला जीरेंड है, अभी जीरेंड भी नाउन का काम करता है, अभी इस पे ध्यान मत देना, मॉडल वर्ब के बाद ना नेक्स्ट चैप्टर जीरेंड होगा, टेकिंग वहां पे वर्ब नहीं है, टेकिंग किसी हाल में वर्ब नहीं है, ये वाला ऑक्सिलरी है, और ये मेन वर्ब है, ही हैड स्टॉप्ड व्हाट का जवाब आ रहा है, क्या व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि नाउन है, और जीरेंड भी नाउन ही होता है, इसको हम लोग जीरेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक चीज और बताना है आप लोग को, एक चीज और नोट डाउन करिए कि मैम ये तो आपने बताया कि अकेला हैड है था ना, अकेला हैड पास्ट है,
उसका प्रेजेंट बन सकता है हैज और हैव। हैज और हैव लगा के हम प्रेजेंट बनाते हैं, हैज और हैव का पास्ट बनता है। तो आपने बोला कि हैड बेटर मॉडल वर्ब है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, तो क्या हैज बेटर भी तो जब हैड का हैज और हैव प्रेजेंट होता है तो इसका भी तो होता होगा हैज बेटर और हैव बेटर, नहीं होता है। हैज बेटर और हैव बेटर जैसा कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हैड का हैड का प्रेजेंट बनाने के लिए हैज और हैव लगाते हैं, बट ये हैड बेटर एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब ये खुद में ही प्रेजेंट टेंस है, ये खुद में ही प्रेजेंट टेंस है, हैड लगने के बावजूद भी ये प्रेजेंट टेंस है एडवाइस के लिए। तो हैज बेटर और हैव बेटर नहीं हो वर्ड हैड बेटर के साथ। हैड बेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला है यू हैड बेटर गो, और शुड के साथ तो गो होता ही है, सब एडवाइस का सेंस दिया जा रहा है। ठीक है, और ऑट टू भी बता ही दिया, ऑट टू भी वही है, एडवाइस और सजेशन का ही सेंस है। शुड के साथ टू नहीं लगता है, ऑट के साथ टू लगता है। थोड़ा सा वो अभी लिखना नहीं, अपने नोट्स में इतना ज्यादा नहीं लिखना, थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के बोल रहे हो ना, ऑट टू आपको करना ही चाहिए, ये तो करना चाहिए, करना ही चाहिए, इससे एरर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट, जहां पे आपको लगे ना कि दोनों करेक्ट, ग्रामेटिकली तो दोनों करेक्ट है, तो इससे एरर क्यों आएगा। ये भी हो गया। अब हम वुड वाला कल कर ले, ठीक है, वुड वाला कल कर ले। आज हमने शुड से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी, देखो कितना ज्यादा हमने शुड से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं। शुड को हमने टेंस से भी जोड़ा, शुड क्या होता है, शुड हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं। शैल का पास्ट शुड भी होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, और एक शुड हैव वाला भी पढ़ा, फिर शुड पढ़ा, ऑट टू पढ़ा, शुड कंडीशन भी बताता है, ऑट टू और वो सब पढ़ लिया। अब कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं टाइम भी होने जा रहा है, अगर मैं वुड स्टार्ट भी करती हूँ तो अधूरा रह जाएगा। एंड बिफोर आई एंड द क्लास, पहले मेरे को बताओ कि कल आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट का शीट गया है, बनाया है, कि सिर्फ पढ़ते हो और जो शीट वगैरह नहीं बना रहे हो, पाइल अप करके रख रहे हो कि मैं सैटरडे बनाऊंगा, संडे बनाऊंगा। अरे 40-50 क्वेश्चंस था, बनाया है इसको, पहले बताओ मुझे। बनाइए बनाइए, शीट्स वगैरह वीडियो सोल्यूशन डाला हुआ है, मुझे लग रहा है 30-40 क्वेश्चन जो भी होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, उसको बनाइए। दिक्कत होती है तो वीडियो सोल्यूशन है, जहाँ पे खड़ा होके मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया। कल करेंगे, आज करेंगे नहीं, बना लीजिए, बना लीजिए। कल इंडिया का मैच था, मैम नहीं बनाया, आज न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका नहीं बना, अरे थोड़ा सा है, बना लेना, बना लेना, बना लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगे, पाइल अप नहीं कर